1 2 3 करता हूँ। हो गया? डन? करें? सभी यूथ क्लब के साथियों को मेरा नमस्कार। राज तक के इस चैनल में आप तमाम यूथ क्लब के साथी और जो जन स्वराज की परिकल्पना से जुड़े हुए जो हमारे साथी हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। हमारे बीच हमारे एक नौजवान साथी बैठे हैं जो प्रशांत किशोर जी के साथ 15 महीनों से निरंतर इस पदयात्रा में चल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वह किस प्रकार से यूथ क्लब के प्रखंड संयोजक के रूप में जिनकी जिम्मेदारी होती है उस पर अपनी बात रखेंगे। हम चाहेंगे कि अभिषेक नरेंद्र भाई जो लंबे समय से यूथ क्लब के कार्यों को देख रहे थे वो अपनी बात रखें और यूथ क्लब के तमाम साथियों को बताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई। देखिए, जब से जन स्वराज पदयात्रा शुरू हुई है 15 महीनों से हम लोग इस पदयात्रा में हैं और इस पदयात्रा में जिस तरीके से जन स्वराज का प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे कमिटियां बन रही है, संगठन विस्तार हो रहा है, तो प्रशांत जी की ये सोच रही है शुरू से ही कि नौजवान साथी जो ज़मीन पर संघर्ष करना चाहते हैं, जो राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि वर्तमान राजनीति में आप सबको पता है कि जो युवा है, खासकर जो हम लोगों की उम्र का जो लड़का है, जो समाज के लिए कुछ करना चाह रहा है, राजनीति में कुछ करना चाह रहा है, उन लोगों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उनके पास 2 ही 3 विकल्प होते हैं, या तो वो किसी नेता को के पीछे चलते हैं या तो वो किसी दल को ज्वाइन करते हैं और वो देखते हैं कि 5-10 साल देने के बाद भी वो अपने आप को कहीं पर पाते नहीं हैं। 5-10 साल वो दल के लिए वो धरना प्रदर्शन करते हैं, रैलियां करते हैं, झंडा उठाते हैं। 5-10 साल जब तक कि उनकी युवा अवस्था रहती है तब तक वो दल उनको अपने फ़ायदे के हिसाब से इस्तेमाल करता है। बाद में वो कहीं के नहीं रहते हैं क्योंकि इस 5-10 साल के दरमियान उनका कैरियर भी रहता है जिसको कि वो उस पर भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो राजनीति के चक्कर में उनका पूरा जीवन जो है एक तरह से बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको आप कहिए कि जो समाज के बुजुर्ग अनुभवी लोग हैं, उनसे अगर आप बात करिएगा तो वो कहेंगे कि भैया राजनीति में, कहीं आप पूछिएगा उनसे कि हम राजनीति कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि भैया हम लोग भी जब युवा थे तो बहुत राजनीति किए, लेकिन जब आटा दाल का भाव पता चला, जब परिवार की जिम्मेदारी आई तो सब राजनीति बंद कर दिए। यही उसका कारण है। इसीलिए प्रशांत जी ने एक पैरेलल व्यवस्था बनाई युवाओं के लिए, खासकर कि आपको किसी पार्टी से, किसी दल से, किसी नेता का झंडा ढोने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे तौर पे समाज की मदद करिए, समाज के लिए काम करिए, जिससे आपकी पहचान बनेगी। और समाज की मदद करने के लिए आपके पास जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, जिसकी वजह से एक युवा समाज की मदद नहीं करता है, वो है कि संसाधन उसके पास नहीं होते हैं। और घर से कोई व्यक्ति कब तक संसाधन खर्च करेगा। इसीलिए प्रशांत जी ने व्यवस्था बनाई कि आप समाज के लिए काम करिए, समाज में अपनी पहचान बनाइए और जो संसाधन उसके लिए लगेगा उसको जन स्वराज आपको मदद करेगा, जन स्वराज आपको संसाधन मुहैया करवाएगा, लेकिन पहचान सीधे तौर पर समाज में आपकी बनेगी। तो यही पूरी व्यवस्था है। पूरे बिहार में 1 लाख यूथ क्लब खोलने का प्रशांत जी का टारगेट है और अभी तक कुल 25,000 के करीब यूथ क्लब खुले हैं और काफ़ी सक्रिय लड़के यूथ क्लब से जुड़ रहे हैं। काफ़ी अच्छे लड़के जो नौजवान साथी हैं हमारे, आप तो काम कर रहे हैं लंबे समय से, काफ़ी अच्छे लड़के जो राजनीति में कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन इस दलदल की राजनीति से बाहर निकलकर अपने लिए पहचान बनाना चाहते हैं, नेता के लिए झंडा नहीं उठाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है और सबको मिल रहा है। अभिषेक जी, ज़्यादातर जो यूथ क्लब के साथी मिलते हैं उनका एक प्रश्न होता है कि भैया प्रखंड संयोजक का चुनाव कौन लड़ सकता है, इसमें अपना मतदान कौन कौन करते हैं। तो ये हमेशा प्रश्न आता है हमारे बीच, हमारे तमाम जो टीम के जो साथी हैं उनके कि भैया चुनाव कौन लड़ेगा, इसमें वोट कौन कौन करेगा, थोड़ा उस पर भी आप प्रकाश डालें। देखिए, जितने भी लोग क्लब खोल रहे हैं तो हर क्लब में एक अध्यक्ष होता है, उसके 4 पदाधिकारी होते हैं, तो कुल 5 सदस्यों की एक क्लब खुलती है। तो उसमें से जो अध्यक्ष है, हर पंचायत में, मान लीजिए किसी पंचायत में 3 क्लब है, किसी पंचायत में 5 क्लब है, तो जितने अध्यक्ष खोल रहे हैं क्लब, अध्यक्षों के पास ये अवसर है कि वो अपने आप को प्रखंड कोऑर्डिनेटर के लिए खुद को नामांकित करें। प्रखंड कोऑर्डिनेटर का चुनाव में वोट गिराने का जो अधिकार है वो सभी पदाधिकारियों को है। जितने क्लब हैं उस प्रखंड के, उसके जितने पदाधिकारी हैं, सबको ये मौका है कि आप वोट करके, मतदान करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने प्रखंड कोऑर्डिनेटर का चुनाव कर सकते हैं। दूसरी जो एक बात आपने कही थी कि भाई प्रखंड कोऑर्डिनेटर का जो
चुनाव है, जो नामांकन कर रहा है, वो तो सक्रिय दिखता है, लेकिन बाकी साथी सक्रिय उस तरीके से नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया हम जब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो हमारा इससे क्या सारोकार है। उसके पीछे ये है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जब आपका प्रखंड कोऑर्डिनेटर चुना जा रहा है और आपके अध्यक्ष या कोई दूसरा ही अध्यक्ष उसमें नामांकन किया हुआ है, तो आपको ये सारी प्रक्रिया पहले तो देखने का मौका मिलता है, आपको सीखने का मौका मिलता है कि किस तरीके से एक छोटे स्तर पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण का आप हिस्सा बन रहे हैं। आपको भी वोट देने का अधिकार है, आप अपने विवेक से, आप अपने बुद्धि से किसी को चुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक आपको अधिकार दिया गया है। दूसरी चीज़ कि अभी वो अध्यक्ष अपने आप को नामांकित कर रहे हैं, कल को अगर आप क्लब खोल रहे हैं, ये भी संभावना है कि कल को आप अपना क्लब खोलें, आप उसके अध्यक्ष बने, तो आप भी प्रखंड कोऑर्डिनेटर के पद पे कल को आ सकते हैं, आपके पास ये भी अवसर है। तीसरी बात है कि जब प्रखंड कोऑर्डिनेटर के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी कि कौन व्यक्ति हमारा प्रखंड कोऑर्डिनेटर चुना जा रहा है, तो कल को क्लब से जुड़े हुए कोई भी काम आपको करवाने होंगे या किसी भी समस्या के लिए आपको किसी को ढूंढना होगा, तो आपको प्रखंड कोऑर्डिनेटर के साथ ही तालमेल बिठा के काम करवाना होगा। इसीलिए आपका ये जानना समझना, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है, तभी आप एक बेहतर तरीके से इस क्लब का हिस्सा भी बन पाएंगे और साथ में अपने पंचायत के लिए, अपने समाज के लिए काम भी कर पाएंगे। अभिषेक भाई, एक चीज और देखने को मिला है कि जो प्रखंड संयोजक बनते हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि भैया हम क्या काम करें, तो प्रखंड संयोजक का वह कौन कौन सा कार्य है जो आने वाले दिनों में वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और वह काम क्या क्या है, एक बार हमारे तमाम यूथ क्लब के साथियों को आप बताने का काम करें। संतोष भाई, प्रखंड कोऑर्डिनेटर जो लोग चुने जा रहे हैं, अभी तक जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से प्रखंड के स्तर पे जितने भी क्लब खुले हैं वो बेहतर ढंग से, सुचारू ढंग से कैसे चले, ये सुनिश्चित करवाना प्रखंड कोऑर्डिनेटर का ही काम है। वह कोई मॉनिटर नहीं है, लेकिन साथ में उसकी ये जवाबदेही है कि वो मदद के तौर पे, एक सहायक के तौर पे अपने प्रखंड के सभी क्लब के अध्यक्षों के साथ खड़ा हो कि क्लब के अंतर्गत आने वाले जितने भी कार्य हैं जो समाज के लिए आप कर रहे हैं, उन सभी कार्यों को करने के लिए जो भी संसाधन चाहिए, जो भी आपको सलाह चाहिए, आपको प्रशांत जी के साथ बैठना है, तो वो सब काम, वो सब अब हर अध्यक्ष अलग अलग करेगा तो वो चीज़ें सही से वो बन नहीं पाएगी। इसलिए प्रखंड कोऑर्डिनेटर की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने प्रखंड के अंदर आने वाले सभी क्लबों को सुचारू रूप से बेहतर ढंग से चले, इसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई संसाधन की समस्या ना हो, इन सब को सुनिश्चित करवाना जो है प्रखंड कोऑर्डिनेटर का काम है। अभिषेक भाई, लंबे समय से हम भी आपके साथ काम किए हैं यूथ क्लब में, तो एक समस्या हमेशा देखने को आया है कि बहुत सारे यूथ क्लब के साथी जो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं वह तमाम यूथ क्लब से अपना तालमेल बैठाते हैं, उनको बोलते भी हैं जाकर के कि भैया चलिए हमारे लिए वोट कीजिए, लेकिन बहुत सारे जो उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सोशल मीडिया मैनेजर और सचिव होते हैं, उनको लगता है कि भैया हमारा क्या फायदा है, हम क्यों जाएं, चुनाव के दिन हम क्यों जाएं। तो आप उनको कुछ ऐसा निर्देश या संदेश देना चाहेंगे ताकि वह लड़के जो चुनाव में नहीं आते हैं वह भी यहाँ आए और प्रशांत जी के साथ बैठें, उनसे क्या चीज करवाया जाता है यहाँ पे, क्यों जरूरी है, थोड़ा उस पर अपनी बात को रखें। देखिए, जो भी युवा क्लब से जुड़ा है, चाहे वो उसका संस्थापक सदस्य हो या पदाधिकारी हो, एक बात तो स्पष्ट है कि उन्हें आगे चलकर पंचायत के स्तर पे, प्रखंड के स्तर पे, जिला के स्तर पे राजनीति करनी है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा उस लड़के की है, तो अगर आपके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, छोटी हो या बड़ी हो, और आप राजनीति लंबे समय तक करना चाहते हैं, तो एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि इस देश में जो भी व्यवस्था चल रही है उसमें अगर आप जाएंगे और अगर आप उदाहरण के तौर पे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद 20 साल तक आप कांग्रेस के लिए प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे काम करिए, आपके पास ये अवसर नहीं है कि आप राहुल गांधी को देख भी पाए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे और 20 साल आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, तो बहुत ही मुश्किल है कि आप नरेंद्र मोदी से मिल भी पाए। यहाँ पर आपको ये अवसर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप नए लड़के हैं, आप राजनीति करना चाह रहे हैं, यूथ क्लब के माध्यम से आपको ये अवसर है कि आप यूथ क्लब चलाते हुए आपको ये अवसर मिल रहा है कि आप सीधे तौर पे प्रशांत किशोर से आके मिल सकते हैं, प्रशांत किशोर से सलाह ले सकते हैं, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सलाह देकर जिता रहे हैं। तो ये अवसर बिहार के युवाओं को मिल गया है, तो उनके लिए इससे बड़ी उपलब्धि या इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है, और वो भी मुफ्त में सलाह मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि जब आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और आप अपने आप को
वोट वोट देने का आपको अधिकार मिला है, आप चुनाव में नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपका इसका हिस्सा होने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपको राजनीति करनी है। आज न कल आपकी इच्छा होगी कि हम वार्ड का चुनाव लड़ें, मुखिया चुनाव लड़ें, जिला पार्षद लड़ें, विधायक लड़ें, और अगर आप इस छोटे से चुनाव का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, अपने आप को उसका हिस्सा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप लंबे समय में आप कैसे अपने आप को मुखिया के स्तर पर चुनाव लड़िएगा या कैसे जिला स्तर पे अपने आप को उसका हिस्सा बनाइएगा? तो उसकी तो संभावना यहीं से खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर आपकी महत्वाकांक्षा है, अगर आपको राजनीति करनी है, आप अपना समय दे रहे हैं, अपना युवावस्था दे रहे हैं, तो आपको इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, इस मंच का पूरा प्रयोग करना चाहिए, और इस करते हुए अपनी पहचान बनानी चाहिए और साथ में सीखना भी चाहिए। अभिषेक जी, हमें एक जानकारी और मिला है, जो आपके टीम के साथी जो काम कर रहे थे यूथ क्लब में, उनके द्वारा यह बताया गया है कि इस बार जो दरभंगा का चुनाव हो रहा है, उसमें प्रशांत जी यह भी लिखित ले रहे हैं कि आने वाले 2, 3, 5 साल में आप कौन सा चुनाव लड़ेंगे, और वो लिखित जानकारी ले रहे हैं। जो भी यूथ क्लब के साथी काम कर रहे हैं, इस बार हर एक जो भी क्लब के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या के पदाधिकारी आ रहे हैं, उनको एक एक पेज दिया जा रहा है, और उस पेज पर यह लिखित लिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कौन सा चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ एक चीज आप लोग इस बार और व्यवस्था किए हैं, जो भी यूथ क्लब के साथी आ रहे हैं, तो प्रशांत जी के साथ इस जन स्वराज पद यात्रा में, जब वो उनके साथ पद यात्रा में चलेंगे दरभंगा टाउन एंट्री में, तो उस समय उनका एक वीडियो फुटेज भी तैयार करवाया जा रहा है, ऐसा हमें जानकारी मिला है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये बिल्कुल ये व्यवस्था पहले भी रही है, इस बार और आपने उस पर बहुत काम किया है। ये होना भी चाहिए। अगर आप इतने बड़े व्यवस्था का हिस्सा हैं और इस व्यवस्था के कोड में जो चीज़ है पदयात्रा, अगर आप वो उसका एक्सपीरियंस अनुभव आप नहीं ले रहे हैं, तो आप बहुत बड़े एक इकोसिस्टम को छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, ज़्यादातर लोग जो इस पदयात्रा का हिस्सा है वो बिहार से आते हैं। हम लोग बिहार से बाहर कोई नौकरी कर रहा था, कोई नौकरी की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, ज़्यादातर युवा जो पदयात्रा में हैं, अब वो अपना सब कुछ छोड़कर पदयात्रा कर रहे हैं 15 महीने से। पदयात्रा का उनका अनुभव ये है कि आज पंचायत के स्तर पे या जिला के स्तर पे जो लोग 20 साल 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनको उतना अनुभव, उतना समझ नहीं होगी समाज की या बिहार की, जितनी समझ इन लड़कों को पिछले 1 साल में मिल चुकी है। ये तो तभी संभव हो पाया है जब आपने अपना सब कुछ दांव पे लगा के इस पदयात्रा का संघर्ष आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो छोड़िए, आप बहुत लोगों की मजबूरियां हो सकती है, बहुत लोग के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे बिहार यात्रा करें, लेकिन अगर आपको अपने पंचायत में, आपके प्रखंड में, आपके ज़िले में राजनीति करनी है, तो आपको उस समाज की समझ होनी चाहिए, और समाज की समझ आपको ऐसे ही बनेगी नहीं। पदयात्रा में प्रशांत जी चल रहे हैं, आपको उनके साथ चलने का तो अवसर है ही, साथ में आपको अपने समाज को, अपने प्रखंड को बहुत ही करीब से देखने का भी अवसर है कि हमारे दलित टोलों की स्थिति क्या है, हमारे ब्राह्मण टोलों की स्थिति क्या है, हमारे लोगों के पास क्या क्या समस्याएं हैं, नल जल का टंकी लगा हुआ, उसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोगों के पास सड़क है कि नहीं है, किस टोला में सड़क है, किस टोला में सड़क नहीं है, कहाँ पर लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ये जो इतनी बड़ी जो व्यवस्था बनाई गई है, उसका अगर आप हिस्सा बनते हैं, चाहे आप एक दिन के लिए ही सही, उसका अगर आप पार्ट बनते हैं, तो आपकी पहचान तो बनती ही है। जो आप फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कल को ये पदयात्रा सफल हो जाएगा तो आपके पास जीवन भर कहने के लिए अवसर रहेगा कि देखिए हमारा फोटो, हमारा वीडियो, हम भी प्रशांत जी जब हमारे प्रखंड जिले में आए थे तो हम उनके साथ चले थे। ये तो आपकी है ही, साथ में आपकी एक समझ भी बनेगी कि इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे चलती है, इतनी बड़ी व्यवस्था में इतने लोग कैसे काम करते हैं, कैसे जिस दिन रूट बनता है, जैसे जिस दिन पदयात्रा होती है, कैसे रूट तैयार होता है, कौन कौन समाज के लोग रूट पे आ रहे हैं, किस समाज के लोग नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, ये जो समाज की जो संरचना है वो आपको समझ में आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है कि यूथ क्लब के लड़के वोट तो देने आते ही हैं, अपने लोकतांत्रिक जो उनका अधिकार है उसका प्रयोग करें, और साथ में उसी दिन जो पदयात्रा चलती है उसका हिस्सा बने और प्रशांत जी के साथ चलें, और चलते चलते वो प्रशांत जी से बात भी करते हैं, अपना परिचय भी देते हैं, अनुभव भी लेते हैं। तो इससे अच्छा जो है उनके लिए मौका फिर दोबारा जीवन में बहुत ही मुश्किल से आएगा। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भी लोग पदयात्रा में जुड़ते हैं, चुनाव के लिए आते हैं, उन सब को पूरे दिन का जो पदयात्रा होता है उसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब ये व्यवस्था बड़ी हो जाएगी, जब प्रशांत जी बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे, जब ये व्यवस्था जीतेगी, तो उस दिन उनके पास भी अवसर होगा कहने का कि वो भी इस व्यवस्था का हिस्सा है। अभिषेक जी, एक गोपनीय बात आपसे हम पूछना चाहेंगे
कि कहीं ना कहीं अगर प्रशांत जी यूथ क्लब के साथियों को यह बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ ही जन स्वराज पद यात्रा में एक दिन ही हिस्सा बनिए, तो आप चलिए जरूर। तो हमको लगता है कि प्रशांत जी यह भी देखना चाह रहे हैं कि जब आप पद यात्रा में चल रहे हैं, आपका फुटेज बन रहा है, तो आगे चल करके हो सकता है जब आप चुनाव लड़ें, पंचायत स्तरीय या किसी प्रकार का चुनाव, आप विधायक का लड़िए, सांसद का लड़िए, जिला परिषद का लड़िए, मुखिया का लड़िए, कहीं ना कहीं उस फुटेज का सहारा प्रशांत जी आगे चल करके आपके लिए ले सकते हैं। जो यूथ क्लब के साथ ही प्रशांत जी के साथ चलते हैं, इस पे आपका क्या वक्तव्य है? ये तो बिल्कुल ठीक बात है। आप जानते हैं इस बात को कि प्रशांत जी का हमेशा से इस बात पे जोर रहा है कि कौन सा क्लब तो हमने खोल दिया। खोलते समय हमें पता नहीं लगता है कि कौन लोग सच में सक्रिय हैं, कौन लोग समाज के स्तर पे सिर्फ बात बना रहे हैं, उनको कुछ करना है नहीं। यह जो पदयात्रा जिस प्रखंड से गुजरती है और जिस दिन उनको बुलाया जाता है, उस दिन पूरा जो ध्यान है हमारी टीम का, आप सबका ध्यान इसी बात पे रहता है कि जितने क्लब खोले गए हैं उसमें से कितने क्लब हमारे यहाँ आए हैं, कितने क्लब पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो हम लोग जो सक्रिय सदस्यों क्लबों की और जो निष्क्रिय क्लबों की जो सूची बनाते हैं, तो इसी आधार पे बनाते हैं कि हमने मान लीजिए कि इस प्रखंड में 50 क्लब खोले और हमने जब उन्हें पदयात्रा में प्रशांत जी से मिलने बुलाया, जिस व्यक्ति को आप सोचिए, जिस व्यक्ति को राजनीति करनी है और जिस व्यवस्था के अंतर्गत राजनीति करनी है, प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया हुआ है, पदयात्रा चला रहे हैं, आपके पास ये अवसर है और आप अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर नहीं आ रहे हैं, 15 किलोमीटर नहीं आ रहे हैं, तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आप राजनीति सिर्फ आप बात बना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आपको जो सीरियस राजनीति है जिसके तहत लोग आगे बढ़ते हैं, वो आपको नहीं करनी है। तो क्लब के लोगों को इसीलिए बुलाकर एक जांचा जाता है, परखा जाता है कि कितने क्लब आ रहे हैं, उन क्लबों की क्या संख्या है, कितने पदाधिकारी के साथ आ रहे हैं, कितने अकेले आ रहे हैं और कितने लोग संस्थापक सदस्यों के साथ आ रहे हैं। उससे एक सक्रियता का पता चल जाता है, कौन कौन सा युवा सक्रिय है, कौन युवा सक्रिय नहीं है। बस ऐसे ही क्लब खोल लिया है और फिर जो आप बनाते हैं सक्रिय क्लबों की सूची, निष्क्रिय क्लबों की सूची, वो उसी आधार पर बनता है। पदयात्रा में जब वो चलते हैं तो उसकी भी सूची बनती है कि कितने अध्यक्ष पदयात्रा में प्रशांत जी के साथ चले, कितनों ने प्रशांत जी से बात किया, और फिर हम लोग ये तय करते हैं कि ये वो क्लब हैं जिन पे आगे हम लोग संसाधन व्यवस्था जिनके पीछे लगा सकते हैं। जो लोग निष्क्रिय हैं उन्हें फिर थोड़ा सा और क्लबों के मुकाबले कम संसाधन दिया जाता है। ये व्यवस्था बनी हुई है। अब यही तो पहचानने का तरीका है। जैसे पदयात्रा में प्रशांत जी कहते हैं सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, तो गलत लोगों के पीछे संसाधन न लगे, सही लोगों के पीछे जिनको करना है, जिनके अंदर जज्बा है, जिनके अंदर वो क्षमता है, उसी के पीछे संसाधन लगे। इसके लिए ये जांचने का इससे बेहतर जो है तरीका वो और नहीं हो सकता है। तो बेहतरीन तरीका है। रेटिंग के लेकर के भी बात हो रही है कि भैया जो क्लब खोले गए हैं जिस प्रखंड में, उसके क्लब के अध्यक्ष कैसे हैं, उपाध्यक्ष कैसे हैं, क्लब कैसा चल रहा है। तो रेटिंग की क्या प्रक्रिया बनाई है आप लोगों ने? दूसरा चीज कि संस्थापक जो सदस्य हैं, जो जन स्वराज का संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं, जो अभी यूथ क्लब के अध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे, अब उनका यह भी मन है कि भैया मैं जन स्वराज का संस्थापक सदस्य बनूं, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? और कुछ यूथ क्लब के साथी यह भी प्रश्न करते हैं कि भैया हम ब्लॉक कमेटी में जगह कैसे पाएंगे? तो उसके लेकर के आपका क्या विचार है और प्रशांत जी ने क्या सुझाव सलाह दिया है आपको कि आप उनको ब्लॉक कमेटी में कैसे जगह देंगे? अगर कोई यूथ क्लब का साथी और जन स्वराज का संस्थापक सदस्य बनना चाहता है, उसके लिए क्या व्यवस्था हुआ है, उस पर भी आप अपनी बात को रखें। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो बातचीत हुई है आप लोगों के साथ, कि क्लब के अध्यक्ष, कई जगह ऐसे क्लब के अध्यक्ष मिले जिनका कहना था कि हमें कमेटी में भी जगह चाहिए। अब यह व्यवस्था ऐसी है कि ये व्यवस्था सबके लिए समान है, इसमें किसी को ज़्यादा तहरीज या किसी को कम आंका नहीं जा रहा है, सबके लिए समान व्यवस्था है। तो अगर आपने क्लब खोला है और आप चाह रहे हैं कि हम संस्थापक सदस्य बने, तो संस्थापक सदस्य बनने का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। आप जन स्वराज के वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप संस्थापक सदस्य पीके कनेक्ट ऐप पे जाकर आप संस्थापक सदस्य बन जाते हैं। संस्थापक सदस्य का एक फॉर्म भी आता है, वो भी फिल करके आप संस्थापक सदस्य बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको कमेटी में जगह चाहिए प्रखंड स्तर पे, क्योंकि आप यूथ क्लब के अध्यक्ष हैं, तो आपका एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि क्लबों को सुचारू रूप से चलाना। इसके अतिरिक्त अगर आप कमेटी में, जन स्वराज के मेन संगठन में आपको जगह चाहिए, तो फिर आपको वही करना होगा जो बाकी लोग कर रहे हैं जमीन पे, प्रखंड स्तर पे। और वो क्या कर रहे हैं? उनको 100 लोगों को संस्थापक सदस्य बनाने होते हैं।
संस्थापक सदस्य के तौर पे उनको रजिस्टर करना होता है। तो अगर आप क्लब के अध्यक्ष हैं तब भी, और अगर आप नहीं हैं तब भी, आपको वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो बाकी लोग वहाँ पे जो समाज सेवक हैं, जो नेता हैं, जो लोग कमेटी में हिस्सा चाहते हैं, वो जो कर रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा। उसमें आपके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है। हाँ, आपको तहरीर इसलिए दी जाएगी बाकी लोगों के इसमें, क्योंकि आप क्लब से भी जुड़े हुए हैं, क्लब के लिए भी काम कर रहे हैं, साथ में आप 100 लोगों को संस्थापक सदस्य भी बना रहे हैं, तो आपके लिए वो एडवांटेज हो जाएगा कि बाकी लोगों के मुकाबले आपको वरीयता दी जाएगी सिलेक्शन की जब बात आएगी। लेकिन अभी आपके लिए यही है कि आप 100 लोगों को संस्थापक सदस्य बनाइए अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में, और आपको प्रखंड कमेटी में जगह आपकी दावेदारी हो जाएगी। ये व्यवस्था बनाई गई है। रेटिंग की जहाँ तक बात आपने कही है कि रेटिंग की व्यवस्था अभी हम लोग आपके साथ मिलकर अभी उसको बना ही रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सोचा हुआ है कि एक सुपर एक्टिव, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव का कैटेगरी बनाया जाए, लेकिन वो इन मेकिंग है। एक बार हम लोग दरभंगा का ये चुनाव खत्म कर ले और जब बेगूसराय में हम लोग इंटर करेंगे और चैट शुरू होगा तो वहाँ से वो रेटिंग वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है। जैसा कि अभी आपके जो यूथ क्लब के साथी थे जो यहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारा काम भी किया है। इस बार यह भी हमें जानकारी मिला है कि कुछ यूट्यूबर यूथ क्लब के माध्यम से यूथ क्लब के अध्यक्ष या पदाधिकारी हैं, उनको पता है कि भैया हमारे पंचायत में, हमारे गांव में यह लड़का है जो अच्छा यूट्यूब चलाता है, उसको भी आप किसी प्रकार का स्कीम दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं ताकि वह लड़के आगे बढ़ें। उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, फिर भी आप उनको व्यूज के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। इसके बाद आप यह भी जानकारी दें लोगों को कि कोचिंग की भी व्यवस्था उस प्रकार से कर रहे हैं, जैसे कि पार्टनरशिप की बात करते हैं आप कि भैया जनसुराज से अगर आप फेलोशिप की बात करते हैं, जनसुराज की मदद से अगर कोई मेधा छात्रवृत्ति, आपको याद होगा एक समय प्रशांत जी जब शुरुआती के दिनों में जनसुराज पदयात्रा चला रहे थे तो तकरीबन 100 लड़कियों का सिलेक्शन किया गया था, उनको पर मंथ 15,000 का महीना भी दिया जा रहा है। तो ये सब जानकारी हम चाहते हैं कि हमारे तमाम यूथ क्लब को साथियों को आप दीजिए ताकि उनको पता रहे, वो आसपास के जो कोचिंग संचालक करता है उनसे संपर्क करें, जो यूट्यूब चला रहे हैं उनसे संपर्क करें। इसके साथ साथ प्रशांत जी ने यह भी कहा है कि 2 आप ऐसे सामाजिक व्यक्ति को खोज कर दीजिए जो समाज की मदद किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। तो यह किस प्रकार से आप लोग करना चाह रहे हैं, थोड़ा इस पर भी अपनी बात को स्पष्ट करिए। देखिए, ये जो व्यवस्था प्रशांत जी बना रहे हैं तो बहुत लोगों को ये लगता है कि ये वही परंपरागत राजनीति करने की शुरुआत कर रहे हैं, दल बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसका हिस्सा हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि ये वो व्यवस्था नहीं बनने जा रही है। यह व्यवस्था जो बनाने जा रहे हैं वो सत्ता परिवर्तन की बात नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात है। और जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो समाज के हर वर्ग को आपको देखना पड़ेगा, उनको साथ लेकर ही होगा। अब उदाहरण के तौर पे एक लड़का है जो बिहार को छोड़ चुका है, बिहार से बाहर दिल्ली में जाके काम कर रहा है, और एक युवा है जो बिहार को ही अपना घर मानकर चाहे 5,000 रुपये कम कमा रहा है, 10,000 रुपये कम कमा रहा है, लेकिन बिहार को आगे बढ़ा रहा है, यहाँ पे अपने समाज को आगे बढ़ा रहा है और यहीं पे अपना कोचिंग खोल के चला रहा है। तो प्रशांत जी का कहना है कि जो लोग बाहर जा चुके हैं उनको तो लाने का प्रयास तब होगा जब हमारे पास सत्ता आएगी, जब चीज़ें होगी, जब व्यवस्था बनेगी। लेकिन अभी जो लोग यहाँ पर हैं और यहीं पर संघर्ष कर रहे हैं, यहीं पर समाज को संवार रहे हैं, उन लोगों को किसी न किसी रूप में मदद किया जाए। तो अब आप देखिए डिजिटल ज़माना है, लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग हैं, तो आजकल आप देखिए एक ट्रेंड बना हुआ है कि लोग अपने समाज की समस्याओं को, अपने समाज के मुद्दे को अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने लगे हैं। तो ऐसे में प्रसाद जी ने ये व्यवस्था बनाई है, जो लोग यूट्यूब चलाते हैं, सबके मोबाइल में आज यूट्यूब है, तो आप हर किसी के लिए संभव नहीं है कि आप इस व्यवस्था को पदयात्रा के माध्यम से जुड़ें या आप अपना पूरा दिन दे के जुड़ें, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपना समय दे के यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस व्यवस्था का हिस्सा भी बन सकते हैं और इस व्यवस्था को आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके लिए प्रशांत जी ने कहा कि हर किसी के पास यूट्यूब है, जो भी आदमी यूट्यूब चला रहा है और इस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाह रहा है, इस व्यवस्था की विचारधारा से उसको सरोकार है कि हाँ बिहार में व्यवस्था बदलना चाहिए, वो व्यक्ति को कंटेंट जो जनसुराज की पदयात्रा है, जो जनसुराज की व्यवस्था बन रही है, जो बिहार की वर्तमान स्थिति है, उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग उनको व्यवस्था दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं। उनको अपने मोबाइल से, अपने यूट्यूब से उन्हीं सब बातों को आगे फैलाना है, आगे बढ़ाना है। एक दिन में आपने 2 वीडियो पोस्ट कर दिया, एक दिन में 3 वीडियो पोस्ट कर दिया, लेकिन चूंकि ये व्यवस्था ये भी कहती है साथ में कि अगर आप इस व्यवस्था का हिस्सा हैं
तो यही व्यवस्था आपका भी ख्याल रखेगी। अगर आप इस व्यवस्था में समय दे रहे हैं और बदले में हम आपको कुछ भी ना दें तो ये बेईमानी हो जाएगी। फिर यही बात हो जाएगी कि आप हमारे लिए 20 साल झंडा उठाए और बाद में हमने आपको बंधुआ मजदूर समझ के छोड़ दिया। तो इस बात को, ये बात ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर आप YouTube के माध्यम से जन स्वराज के वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मदद, सहायता राशि, चाहे वो रिचार्ज हो, चाहे वो कुछ सहायता राशि हो, व्यूज़ के हिसाब से है, उसका क्राइटेरिया बना हुआ है कि आप समय दे रहे हैं तो आपको भी कुछ सहायता जन स्वराज की तरफ से ये व्यवस्था आपको दे रही है। अब कोई व्यक्ति के पास अगर रिचार्ज होगा ही नहीं तो वो वीडियो कैसे डालेगा? इसीलिए हम लोग, जो भी लोग इससे जुड़ते हैं, उनको रिचार्ज की व्यवस्था देते हैं। जो भी लोग के वीडियो पे अच्छा व्यूज़ आता है उनको हम लोग प्रतिदिन के हिसाब से कुछ सहायता भी करते हैं, सहायता राशि भी देते हैं, ताकि उनका काम भी ना रुके और जो काम वो कर रहे हैं उसमें भी उनको किसी तरह की बाधा अड़चन ना आए। तो ये तो यूट्यूब की व्यवस्था है। इसके साथ साथ जो कोचिंग की बात आपने कही, तो जो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनका योगदान, उनके योगदान को देखते हुए प्रशांत जी ने कहा है कि बहुत ऐसे लड़के हैं जो बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उनके पास संसाधन की कमी है, वो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है। अगर रहते तो फिर वो बड़ा कोचिंग चलाते। तो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उनको, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था, उनको डिजिटल बोर्ड देने की व्यवस्था, ताकि उनको भी अपने काम में कोई दिक्कत ना हो और जन स्वराज की मदद लेते हुए समाज के लिए वो और भी बड़े स्तर पे वही काम को कर पाएँ और अपने जो काम वो कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ पाएँ। तो ये दोनों कोचिंग जो चला रहे हैं शिक्षकों के लिए व्यवस्था है, जो यूट्यूब चला रहे हैं उन लड़कों के लिए व्यवस्था प्रशांत जी ने बनाई है। और मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस स्तर पर जाके समाज के हर वर्ग के लिए काम नहीं कर रही है। बिहार में ये एक ऐसी अलग जगह रहे हैं प्रशांत जी कि आने वाले दो साल में आपको दिखेगा कि ऐसा समाज का कोई वर्ग नहीं होगा जो इस व्यवस्था से नहीं जुड़ेगा, और तभी तो व्यवस्था परिवर्तन होगा। नहीं तो फिर सत्ता एक आदमी से हाथ में लेके दूसरे के हाथ में दे देना होगा, जनता ऐसी ही मरती रहेगी। और यही मैं कहना चाहूँगा यूथ क्लब में भी है कि समाज के हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। क्लब एक युवा ने खोला जरूर है लेकिन उस क्लब के माध्यम से बुजुर्ग की भी मदद हो रही है, उनके लिए भी स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, तो हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। इसीलिए जन स्वराज व्यवस्था आने वाले समय में बिहार को एक नया दिशा देगी, इतना हम लोग का विश्वास है। देखिए, हमारे बीच अभिषेक जी थे, अपनी बातों को हर तरीके से रखे हैं, और प्रशांत जी जो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात कर रहे हैं, एक नई व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं जिसका नाम जन स्वराज है। और तमाम यूथ क्लब के साथियों के लिए मेरा एक संदेश है कि जो भी यूथ क्लब के साथी अभी तक प्रशांत जी से नहीं मिले हैं, जिन्होंने क्लब खोला है, आप क्लब के अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सोशल मीडिया मैनेजर हैं या सचिव हैं, और अभी तक आप नहीं आए हैं, प्रशांत जी से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, तो 28 दिसंबर 2023 को पोलो ग्राउंड दरभंगा सदर नगर निगम में, गांव है लहेरिया सराय, वहां पे आप आइए, अपने बहुमूल्य वोट का उपयोग कीजिए और प्रशांत किशोर जी के साथ उस मीटिंग में बैठिए। वह बताएंगे कि यूथ क्लब की क्या परिकल्पना है, यूथ क्लब को कैसे चलाना है। इसके साथ साथ आपसे यह भी लिखित लिया जाएगा हमारी टीम के साथियों के द्वारा कि आप आने वाले दिनों में कौन सा चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ हम अपने वक्तव्य को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।